गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बात की थी एक एक्सपेरिमेंट। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? क्या वो ग्राफ वाला? क्या था ग्राफ में? क्या था, क्या समझाया था? है? क्या समझाया था ग्राफ में? कोई भी बताओ, पढ़ा होगा घर पे जाके। मैं जाते टाइम क्या ले गया था, 15 मिनट उसको पढ़ना है। वोल्ट भी है, वोल्ट, वो ए से रिप्रेजेंट करना ए से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? M5 वोल्ट से एम्पियर को। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट। तो एक साइड तो करंट था, एक साइड क्या था? बी मतलब वोल्टेज। ठीक है, अब उन दोनों का ग्राफ बनाया था, उससे हमें क्या पता चला? जितना करंट छूटे उतना ही वोल्ट निकलता है। जितना हम करंट को इंक्रीज करेंगे उतनी हमारी वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने ये रिलेशन तक करा दिया था। V इज डायरेक्टली, ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जितना ये क्वांटिटी है, ये वेरिएबल है, ये बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा, या ये कह लो जितना I बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। ठीक है, दोनों साथ साथ चलते हैं अगर ऐसा साइन होगा। अगर मैं इसको, अगर कोई और क्वांटिटी मान लो, अगर मुझे ये दिखाना है एक चीज बढ़ेगी तो उससे घटेगी, तो उसके लिए मैं क्या साइन यूज करूंगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही करूंगा। लेकिन जो दूसरी क्वांटिटी है उसको अपोन में ले लेंगे। मान लो इस बी को मैंने अपोन में ले लिया, तो अब ये क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल हो गया। ठीक है, इनवर्स यहाँ देख ले तो अब फिर आएंगे दो दो नंबर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। आ गई बात समझ में? तो ये चीज तब तो हम कल पढ़ ही चुके थे। अब क्या किया, अब हमें साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया और फिर क्या देखा कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो इक्वल टू साइन से हम देखते हैं बहुत सारी चीजें। कोई भी इक्वेशन होती है उसमें इक्वल टू साइन देखा होगा तुमने, तभी उस मैथ्स को हम सोल्व कर सकते हैं। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है इसको हम यूज नहीं करते मैथ्स में, तो इसको हटाना पड़ेगा। जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता है तो उसकी जगह कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को लगाएंगे तभी ये हटेगा, नहीं तो ये हटेगा नहीं। तो इसको अगर हमें हटाना है तो इक्वल टू R करना पड़ेगा और I एज इट इज आ जाएगा, B भी एज इट इज आ जाएगा। मतलब मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक वेरिएबल को यूज किया है, एक कांस्टेंट वैल्यू को यूज किया है जिसका मतलब है R, जिसको R से रिप्रेजेंट किया है। अब ये R क्या होता है? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, तुमने देखा होगा साइकिल पे हम चल रहे हैं, ठीक है, अगर तुम पेडल मारना बंद कर दो तो क्या होगा? थोड़ी देर में साइकिल अपने आप रुक जाएगी। ये क्यों रुक जाती है? कभी सोचा है? तुम, ये फैन है, इस फैन में इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दो तो अपने आप रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? करंट पास नहीं होगा, ये तो बात सही है, लेकिन ये चल रहा था ना, ये चलते ही रहना चाहिए, रुक क्यों जा रहा है? कनेक्शन कट जाता है। हाँ, तो वो तो पावर सप्लाई खत्म हो गई इसकी, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये रुक क्यों रहा है? अगर मैं एक चीज को चालू कर दूं तो चालू ही रहनी चाहिए ना। मैंने तो एनर्जी दे दी। अब एक चीज है जिसको मान लो ये डोर है, इसको मैंने एक बार ऐसे कर दिया तो इसको ऐसे दोबारा से करने के लिए मुझे दोबारा एनर्जी लगानी पड़ रही है। ये रुक क्यों रहा है? तो उस चीज को बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, जब भी कोई साइकिल होती है, मान लो एक साइकिल का टायर है, उस टायर को तुम घुमा रहे हो, तो जो साइकिल का टायर है वो क्या है? सरफेस से कांटेक्ट में है, नीचे जो सरफेस उससे कांटेक्ट में है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये
एक दूसरे से लॉक कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। जब तुम एनर्जी लगाओगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एनर्जी लगाना बंद कर दिया तुमने तो ये बॉन्ड दोबारा बनने शुरू हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये व्हील अपने आप रुक जाएगा। तो अगर तुम फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में तो जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो लगेगी इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जो भी काम तुम करते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगती है तो उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसी वजह से अगर तुम एक बॉल को थ्रो कर दो तो वो बॉल एक बार तो बाउंस करेगी, थोड़ी दूर तक जाएगी, उसके बाद अपने आप रुक जाएगी। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है, ठीक है। ऐसे ही अब हम बात करेंगे किसकी, रेजिस्टेंस की। अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखें, अगर हम वायर के अंदर देखें, मान लो एक वायर है, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। अगर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तभी हम क्या बोलेंगे कि करंट फ्लो हुआ है। तो जो ये वायर होती है इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ना करने दे, ऐसी फोर्स लगे तो उस फोर्स को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। हर एक वायर में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है, ठीक है। जब तक तुम बैटरी लगा के रखोगे तब तक हम क्या करेंगे, उस फोर्स को ओवरकम करते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे। लेकिन जब बैटरी की पावर खत्म हो जाएगी तो ये वाली जो फोर्स है ये ज्यादा बढ़ जाएगी, ये ज्यादा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रोक देगी, तो करंट फ्लो रुक जाएगा। इसीलिए फिर वो बैटरी बोलते हैं कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है या इसकी पावर खत्म हो गई है। आगे बात समझ। तो हर एक वायर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। एक तरह का फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो होता है वो तो हम देखते हैं यहाँ रेगुलर चीजों में, और जो रेजिस्टेंस होता है ये हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अगर कोई रोकने वाली पावर है जो जनरल फिजिकल वर्ल्ड में दिखती है उसको तो हमने क्या बोल दिया, फ्रिक्शन। और अगर मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्ट कर रही है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ। तो B इज इक्वल टू आई था, ये R आ गया, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को मैंने तुम्हें समझा दिया कि R की वैल्यू मतलब R एक कांस्टेंट होता है और इसकी क्या मतलब होता है, ठीक है, ये समझा दिया। B इज इक्वल टू आई आर, यही जो होता है इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम ने लॉ दिया था, ओम्स लॉ बोला जाता है, ठीक है। इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लिखो इन सब चीजों को। डायरेक्टली DIRECTLY y प्रोपोर्शनल। तीन दिन और लगेंगे इस चक्कर में और फिर ये तुम्हारा चक्कर खत्म हो जाएगा। आ गया समझ, कोई भी डाउट नहीं है।
चलो हाँ, तो मैं बता रहा था आपको रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। जैसे हमने वोल्टेज और करंट की यूनिट्स निकाली, ऐसे ही हम इसकी भी यूनिट्स निकालते हैं, ठीक है। ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको दिया था, तो इसको बोला ओम फ्लो, ठीक है। ओम फ्लो बोला, और ओम फ्लो क्या था, B = IR, यही था ना। R जो था वो कांस्टेंट, I इलेक्ट्रिसिटी, B = वोल्टेज, ठीक है। अब अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, R = ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, V/I ये होगी। रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू निकालूं तो ये क्या आ गया, इसकी जो यूनिट होती है, B की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, V से रिप्रेजेंट करते हैं, I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, A से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वोल्ट पर एम्पियर किसकी यूनिट होगी, यूनिट किसकी होगी, ये R की, ठीक है। और R की यूनिट को एक और चीज भी बोला जाता है जिसको बोलते हैं ओम, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। अगर कहीं तुम्हें ये सिंबल लिखा हुआ, जैसे 10 ये लिखा हुआ, 11 ये ऐसे ओम लिखा हुआ, 12 ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, तो तुम समझ जाओगे पीछे किसी भी वैल्यू के कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर लिखा होता है तो हमें क्या पता चलता है कि ये लेंथ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। A लिखा होता है तो हमें क्या पता चलता है, करंट की वैल्यू दे रखी है। B लिखा होता है तो हमें क्या पता चलता है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। अभी बात समझ। ऐसे ही अगर ये लिखा होगा तो ये क्या पता चल रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसको बोलते हैं ओम। अगर वैसे यूनिट निकालोगे तो वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। लिखो इसे और एक क्वेश्चन करो, डिफाइन 1 ओम। वन ओम को डिफाइन कीजिए। जैसे मैंने तुम्हें एक बार कराया हुआ है 1 एम्पियर को डिफाइन, वैसे ही तुम्हें इसको डिफाइन करना है कि 1 ओम का मतलब क्या होगा। हिंट मैंने बता दी तुम्हें, बताओ। जैसे पहले 1 एम्पियर को डिफाइन किया था वैसे ही 1 ओम को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आया किसी के समझ, कोई ट्राई कर रहा है, देखो बात ही लिखे। कैसे डिफाइन करोगे 1 ओम को, तो 1 लिख दो बस। कैसे होगा, 1 ओम कैसे होगा, ऐसा क्या करें कि 1 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। 1 ओम लिख देंगे बस, है
हो गया फिर 1 ओम डिवाइन। और कोई 1 एम्पियर को कैसे लिया था? 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया था? 1 एम्पियर की डेफिनेशन देखो, क्या लिखा था 1 एम्पियर की डेफिनेशन में? When 1 coulomb charge is flowed from the wire is 1 second. When 1 coulomb charge is flown through a wire in 1 second, it is called 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही इसको करना है। 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? कोशिश तो कर लो। When 1 ohm वैन 1 ओम, 1 ओम को तो करना ही डिफाइन। वैन 1 ओम। चलो मेरी बारी, तुम्हारी हो गई बात खत्म। देखो जी, रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू V अपॉन I, यही है। ठीक है, इसको मुझे 1 करना है, 1 ओम करना है। ठीक है, इसको 1 करने के लिए ये इसके इक्वल है, तो वोल्टेज को भी 1 होना पड़ेगा और करंट को भी 1 होना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं व्हेन 1 वोल्ट चार्ज, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल is applied through to a wire and the value of current is 1 ampere, then the value of resistance is 1 ohm। सीधी सी बात है, वोल्टेज भी अगर 1 होगा, करंट की वैल्यू भी 1 एम्पियर होगी, तो दोनों 1 और 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, उसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है कि एक वोल्टेज का तो पोटेंशियल हो वायर के अंदर और द वैल्यू ऑफ करंट इज 1 एम्पियर, करंट की वैल्यू भी क्या हो 1 एम्पियर, तो जो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आएगी वो भी क्या आएगी, यही तो था। ऐसे ही तो मैंने एम्पियर को डिफाइन किया था। 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में वायर में, तो क्या होगा 1 एम्पियर। ऐसे ही 1 वोल्टेज होगा और करंट की वैल्यू भी क्या हो 1 हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 1 ओम आएगी। सिंपल है ना? फिर तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैंने हिंट भी दी थी। लिख लिया? One A, then the value of resistance is 1 ohm. The value of resistance is 1 ohm. तुम्हारे पेपर में ऐसा आ सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 ओम। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन में कुछ नहीं करना, तुम्हें फॉर्मूला अगर याद है तो जो इक्वेशन में आगे लिखा हुआ है उनको 1 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू क्या आएगी 1, तो उसको लैंग्वेज में लिखना है बस। आगे बात समझ लो, तुम्हें कुछ नहीं आता वैसे। लिख लिया?
देख लिया ना। रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो एक बात बताओ मुझे, चलो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बताओ। रेजिस्टेंस की वैल्यू एक कॉपर की वायर में और एक लकड़ी की वायर में, लकड़ी की वायर को नहीं होती, मानो लकड़ी की स्टिक है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू अगर मैं बात करूं कॉपर में, कॉपर की वायर में और एक वुडन स्टिक में, इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? किसके अंदर, किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? और ज्यादा कम होगी तो क्यों होगी? रेजिस्टेंस में ज्यादा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कॉपर में ज्यादा होगी। कौन कौन कह रहा है ये बात? हाथ ऊपर करो, अच्छे से कॉन्फिडेंटली हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 सारे कह रहे हैं। अच्छा, और सारे गलत हुए तो है? सही है, कॉन्फिडेंट हो? चलो दोबारा से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पे चलते हैं। जो वायर होती है, मैंने बोला था वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो क्या आता है? करंट आता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? इस करंट के फ्लो को रोकता है कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करना चाहिए। कॉपर की वायर देखी होगी, यहाँ लगी होती है सर्किट में, तो इसमें करंट आता है, यानी कि क्या हुआ? इसके अंदर करंट फ्लो करता है। आई की वैल्यू अगर देखी जाए तो इसके अंदर होगी। वुडन स्टिक को कितना भी करंट दे दो, क्या पास करेगा? वो नहीं करेगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। और कौन ऐसा है, रेजिस्टेंस कैसी प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो करवाती है या नहीं करवाती? रेजिस्टेंस जो होता है वायर के अंदर, वो किस चीज में हेल्प करता है? करंट फ्लो होने में या करंट को रोकने में? रोकने में हेल्प करता है ना। तो वुडन का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी और इसकी सबसे कम होगी, तभी इसको हम स्विच वगैरह में यूज करते हैं और इसको नहीं करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कॉपर वायर की क्या होगी? कम होगी, और वुडन स्टिक की ज्यादा होगी। तुम सब क्या हो? गलत हो गए। तुम सब क्या बोल रहे थे? वुडन स्टिक की सबसे कम होगी, कॉपर की आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अगर ऐसा होता तो यहाँ लकड़ी की वायर बनी होती और वो लगी होती, उसको यूज कर रहे होते, ठीक है। तो लॉजिकली सोचा करो, ऐसे ही नहीं कॉपर अच्छा लग रहा है तो वो उसी की ज्यादा करती, ठीक है। तो मैंने समझाया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। कौन सा मटेरियल तुम लगा रहे हो उसी पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू। आर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है जो हमें बताता है कि क्या रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल मतलब कौन सा सब्सटेंस लगा है, उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। उसको बोलते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ये ए जो है इसको स्मॉल कर लो। एल जो है वो लेंथ है और ए जो है वो एरिया है। अगर मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर है एक सॉलिड, ये क्या है? एक सॉलिड वायर है। अब इसकी एक लेंथ है, ये लेंथ है, इसकी लंबाई है। ये जो है, ये मैं जो शेड कर रहा हूं, ये इसका क्या है? एरिया है। तो जो वायर होती है उसके लेंथ और एरिया पे क्या डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जितनी लंबी वायर होगी, देखो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, तो मतलब लेंथ जितनी लंबी होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अभी कराया था, अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एक्सपेरिमेंटली। उसका मतलब क्या था? बी की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू भी बढ़ेगी, करवाया था। ऐसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी अगर लेंथ बढ़ेगी तो, ठीक है। अब एरिया की बताओ क्या होगा?
घटेगी क्या घटेगी? वैल्यू किसकी? एक ही एरिया की। क्या बढ़ेगा तो? लेंथ लेंथ बढ़ेगी तो। और बताओ, आर कम होगा तो एरिया कम होगा। आर कम होगा तो भैया आर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। हाँ। अब देखो, इसका और इसका रिलेशन नहीं देखना हमें, हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है। ये देखो कैसा रिलेशन है, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अभी अभी मैं बता के हटा हूँ, अगर अपोन में आ जाता है कोई चीज तो मतलब क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। मतलब एरिया जो है, जो इसकी मोटाई है, इसका एरिया है इस वायर का, उसको तुम जितना कम करोगे उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आगे बात समझ? हाँ, लेंथ भी बढ़ रही है और एरिया कम हो रहा है। और देखो जो वायर्स होती है वो पतली पतली यूज होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि मोटी मोटी वायर यूज होती है, हमेशा पतली वायर को यूज किया जाता है। जितना पतला यूज करोगे उतनी क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, देखो इसे, रेजिस्टिविटी को कराना है मुझे, जल्दी करो, 4 मिनट रहते हैं बस। हो गया, चलो। अब जैसे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, तो उसके प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने हटाया था और एक कांस्टेंट आया था। क्या कांस्टेंट आया था? R आया था ना। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को मैंने हटाया था, इक्वल टू क्या आ गया था? R आ गया था। इस R के आगे भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन है, इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा अगर यूज करना है तो इसको अगर मैं हटाऊंगा तो एक और कांस्टेंट आएगा जिसको रो बोला जाता है, और इसका साइन ये होता है, ये साइन आ जाएगा और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। वो क्या था? रेजिस्टेंस। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। अभी समझाऊंगा ये क्या होता है। देखो, रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड होती है मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो आप, ठीक है। देखो, लेंथ और एरिया तो किसी का भी हो सकता है, वायर का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, कोई और मटेरियल है, ग्लास का भी हो सकता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करेगी कि आप यूज क्या कर रहे हो। कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है कि वो यही रहेगी, वुड की रेजिस्टिविटी फिक्स है, वो यही रहेगी। यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक कोई मटेरियल है, मटेरियल जो है आपका, जो आप यूज कर रहे हो, जो सब्सटेंस तुम यूज कर रहे हो, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, ठीक है। और वो साइंटिफिकली क्या कर रखी है? फिक्स कर रखी है, मतलब उसको नाप के छोड़ रखा है। हर एक मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, उसको यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको अकेला छोड़ दो। इसको अकेला छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले तो। L अपॉन A था ना, A कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में या मल्टीप्लाई में चला जाएगा। R इंटू A। L यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में है इसके साथ, यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा रो के, इसको L, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया? रेजिस्टेंस इनटू A अपॉन L। अब इसकी यूनिट निकालो, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालो। चलो, 30 हो गया, 10 से दोस्तों 30 होते ही बंद कर देना, ठीक है। कल आते ही मैं इनसे इसकी यूनिट पूछ लूँगा।